नमस्कार। कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं होते, वो होते हैं हमारे संयम, धैर्य और अनुशासन का एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला माध्यम। और जब हम खेलों की बात करते हैं विक्रम जी, तो ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं और जो हमारे धैर्य का जो एक तरह से हम परिचय देते हैं। और निशानेबाजी उन्हीं खेलों में से एक है जहां पर खिलाड़ी जो है वो न केवल लक्ष्य साधता है बल्कि अपने अनुशासन, धैर्य और संयम कर परीक्षा भी देता है। क्या बात है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने ऐसे ही एक अतिथि को आमंत्रित किया है। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आप सभी का अलबेलो राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगलारो हमेशा रीता रहूं घणे मानसू घणे कोटसू घणे प्रेम सु घणे चाव सु स्वागत करूं हूं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भारतीय राइफल संघ के मानद सचिव हैं। वो निशानेबाजी, भारतीय जो खेल है राइफल शूटिंग, उसके नीति निर्माण में, उसके प्रशासनिक अनुभव में, उसके मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज खास तौर पर डीडी राजस्थान के खास मेहमान है भारतीय राइफल संघ के मानद सचिव MS भांगले सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सभी आपके अलबेलो राजस्थान के दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल। तो निशानेबाजी की बात हो रही थी अनीशा, और सबसे पहले निशाने पे आज अतिथि नहीं है हमारे निशाने पे, लेकिन निशानेबाजी की खूब सारी बातें करेंगे। शुरुआत सर आपसे पहले जानना चाहेंगे, शायद गोवा की कुछ आसपास गली में आपका बचपन बीता, जन्म वहाँ हुआ, किस तरह से इस तरफ आना हुआ, वो सब जानना चाहेंगे। मेरा गोवा में जन्म हुआ, फिर मेरे पिताजी व्यवसाय के कारण महाराष्ट्र में जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है सिंदूर, वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वहाँ मेरी पढ़ाई जो है वो सिंदूर डिस्ट्रिक्ट में मिलाग्रेस कॉन्वेंट स्कूल में हुई। तो वहाँ 30 साल पहले शूटिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। अखबार में जो खबरें आती थी तो उसमें हमें अट्रैक्शन था उसमें कि शूटिंग क्या हो। मुझे मौका तब मिला जब मैंने लॉ के लिए एडमिशन कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया, तब कोल्हापुर शूटिंग रेंज में जिस दिन मैंने कदम रखा उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब यही मेरा लक्ष्य होगा। और तब से मेरी शूटिंग की शुरुआत हुई। क्या बात है। जी, तो आपने इसी खेल को क्यों चुना? क्योंकि खेल तो बहुत सारे होते हैं, हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपका रुझान निशानेबाजी की ओर ही क्यों रहा? नहीं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि निशानेबाजी जो है उसका जो क्रेज़ था, मतलब उसकी जो इच्छा थी मेरी कि पहले से निशानेबाजी करे, लेकिन था नहीं। तो आप जैसे बात कर रहे हो, मैंने बाकी खेलों में भी अपना कौशल्य जो है वो ट्राई किया था। यूनिवर्सिटी में मैं एथलेटिक में हैमर थ्रो में चैंपियन रहा हूँ 3 साल मुंबई यूनिवर्सिटी का। मैं कबड्डी टीम का पार्ट हुआ हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी तक कबड्डी खेला हूँ, क्रिकेट भी खेल चुका हूँ। लेकिन जहाँ मुझे शूटिंग की सुविधा मिली, तो जो मेरी मन की जो इच्छा थी कि शूटिंग में करियर बनाना है, तो वो जिस मोमेंट मुझे मौका मिला मैंने वो मौका पकड़ लिया। वो मोमेंट जानना चाह रहे सर, जब मेघाश्रम श्रीपद भांगले आज नेशनल राइफल एसोसिएशन के मानद सचिव हैं, वो मोमेंट कौन सा था जब आपने इस रास्ते को चुना? जी, जो जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ बंदूकों को अट्रैक्शन तो पहले से ही था। क्रीड़ा के प्रति पहले से ही हमारी फैमिली जो थी, मेरे फादर जो थे, वो पहले से चाहते थे कि मैं खेलों में मेरा रुझान हो। तो ज़बरदस्ती मुझे बोलते थे कि आप खेलने जाओ, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान ना दो, खेलना जरूरी है। तो फैमिली बैकग्राउंड ये था कि मुझे सपोर्ट मिल रहा था स्पोर्ट्स के लिए। और शूटिंग स्पोर्ट्स से पहले से ही मुझे मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोचिंग था, ना आज के जैसा टेक्निक नहीं था, मोबाइल इंटरनेट कुछ नहीं था उस ज़माने में। तो उसके लिए चाह होने के बावजूद मैं वो कर नहीं पाया। लेकिन जब कोल्हापुर में मैंने बोला, जिस दिन मैंने रेंज में कदम रखा उस दिन मुझे मौका मिला और उस मौके को मैंने उठा लिया। वाह जी। हम जब शूटिंग की बात करते हैं तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं इस खेल से जुड़े हुए वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो उनके लिए सबकी एक अफोर्डेबिलिटी होना, रुझान होना एक अलग बात है, लेकिन उस खेल को कंटिन्यू करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं, वो सब नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके लिए क्या कभी एक चैलेंज बना कि इस खेल को आप करना तो कंटिन्यू चाहते थे लेकिन फिर भी कोई चैलेंजेस इस बीच में आए हों? देखिए, जैसे कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि इसके जो इक्विपमेंट्स है बहुत महंगे हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो ज़माना बदल चुका है। जो सरकारें हमारी है, जो फेडरेशन है, वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो राइफल से, पिस्टल से जो पैलेट्स लगते हैं या गोलियां लगती है, वो काफ़ी उपलब्धता है शासन के तौर पे। सरकार उसके पॉजिटिव सरकार का अप्रोच है, जो क्रीड़ा विभाग का अप्रोच है
उस ज़माने की बात आप कर रहे हो, तो उस ज़माने में ये फैक्ट ज़रूर था कि उस ज़माने में वेपन्स इंपोर्ट नहीं होते थे, पॉलिसी नहीं थी इंपोर्ट की, बहुत ही चैलेंज थे। एक वेपन से हम 4-4, 5-5 लोग खेलते थे। तो उस समय कठिनाई जो थी आज बहुत सुलभता में बदल गई है। आज हर क्लब का वेपन है, आप अपना वेपन लो ना लो आपको सुविधा है। एसोसिएशंस के वेपन्स है, सरकारी माध्यम से जैसे खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म है या हर राज्य की खेल नीति है, उसमें से भी आपको इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। 10 मीटर की रेंजेस जो है वो हर जगह है, मतलब काफ़ी जगह बढ़ गई है। तो इसके लिए अभी वो मौका है। उस ज़माने में जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही था, काफ़ी कठिनाई थी, वेपन्स की कमी थी, कोचेस की कमी थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जी बिल्कुल, आज जो हालात बहुत अलग हैं और हम देखते हैं कि विश्व पटल पर भारत का नाम चमक रहा है इस निशानेबाजी खेल में भी। लेकिन वो जो हालात आप जो चर्चा कर रहे हैं वो हालात भी जानना चाहेंगे जब आपने अपने दौर में ये सब महसूस किया होगा कि काश मेरे पास ये चीज़ें होती या काश ऐसा होता, वो काश आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्या हुआ था कि जब हम शूटिंग के लिए गए, जैसे मैंने आपको बोला रेंज पे गए, लेकिन कोचेस की कमी थी। रेंज की तो उपलब्धता हो गई, इक्विपमेंट का भी जुगाड़ हो सकता था, वही भी रेंज का था, हमने 5 लोग 6 लोग मिलकर यूज़ कर सकते थे। आधुनिक नहीं था, लेकिन जो भी माध्यम था, जो भी इक्विपमेंट्स थे, वो स्टार्ट करने के लिए हमें काफ़ी हो गई। लेकिन सबसे दिक्कत मेरे ध्यान में आई कि कोचेस की काफ़ी कमी, क्योंकि वहाँ क्या था कि अगर आप राइफल करना चाहते हो, क्योंकि ये शूटिंग में आप पहले ध्यान लीजिए कि उसमें 3-4 इवेंट अलग अलग है, राइफल, पिस्तौल और शॉटगन। हाँ, ये भी जानना चाहेंगे आपको, जो दर्शक देख रहे हैं, तो एक निशानेबाजी जो खेल है उसको आप थोड़ा सा विस्तार से समझा दें। इसमें क्या है सर कि राइफल, पिस्तौल और शॉटगन अलग अलग इवेंट्स हैं। तो बच्चा अपनी मतलब चाहत के हिसाब से या अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी जैसे कि उसको जिसमें वो अपना करियर कर सकता है, ट्राई करके चुनने के उसको मौके हैं 3 अलग अलग थी। जो शॉटगन का इवेंट है वो थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि उसमें फायर आर्म्स एम्यूनिशंस लगते हैं, लेकिन बेसिक जो है एयर राइफल, एयर पिस्तौल, आज की तारीख में आपको काफ़ी मतलब उसके इक्विपमेंट्स हर जगह अवेलेबल है। जैसे मैं आपको अभी बोला कि सरकार नीतियों से जो सरकार ने नीति ली है, इंपोर्ट पॉलिसीज़ की है, काफ़ी बदलाव आए। जैसे कि इंपोर्ट पॉलिसीज़ की वजह से हर शूटर जो एक स्तर पे रिनाउंड शूटर जैसे हमारे यहाँ स्तर रखे हुए हो जाता है, तो इंपोर्ट कर सकता है अपने हथियार, और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी उनके लिए नहीं है। जी तो आज की अगर हम बात करें तो शूटिंग की तरफ जो युवाओं का रुझान है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले की आपने बात बताई कि कोचेस की कमी होती थी, कई तरह की चुनौतियों का भी आपने सामना किया, लेकिन आज के जो युवा इस खेल में आते हैं, इसकी तरफ जिनका रुझान होता है, उन्हें इन सब चुनौतियों का शायद कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा क्योंकि वो वक्त जो है बदल चुका है। तो आज युवाओं का इस खेल की तरफ कैसा रुझान है, और जब वो आते हैं शूटिंग रेंज में तो उन्हें क्या प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाती है और किस तरीके का उनका जो एक प्रशिक्षण है वो होता है? आज की तारीख में जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आधुनिक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप निशानेबाजी की अब बात करो तो ये हमारी परंपरा रही है। हमारे निशानेबाज भले वो तीर कमान हो, अब आधुनिक में बंदूक हो गए हैं, तो पहले से हम इनबाउंड टैलेंट जो आप बोल सकते हो जिनको, तो हिंदुस्तानियों में भरा हुआ है, कूट कर भरा हुआ है। उनको जो कमियां थी वो इक्विपमेंट्स की और प्रॉपर दिशा की। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत जैसे पदक जीत रहा है, तो उसकी वजह से युवाओं का अट्रैक्शन जो है उसमें ज़्यादा आ रहा है, और जैसे युवा उससे जुड़ रहे हैं उसी प्रकार जैसे आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई होती है, जैसे इसकी मांग बढ़ रही है उसी हिसाब से क्लब्स, सेंटर्स, रेंजेस बढ़ रहे हैं। अब आप जैसे आपने जो सवाल किया है कोचेस के बारे में, तो हम नेशनल फेडरेशन के माध्यम से कोचेस प्रोग्राम चला रहे हैं। साही जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर चला रहे हैं। हमारे नेशनल फेडरेशन के भी नेशनल कोचेस का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और अभी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम कोचेस जो है उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको ग्रेड दिया जाए कि वो कोचेस अपने अपने इलाके में जाके प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चों को दे। क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूँ, किसी भी खेल में शूटिंग की बात नहीं है, अगर आप फंडामेंटल्स नहीं जानते हो या आपने गलत तकनीक अडॉप्ट की है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और तकनीक सुधारना एक बार ये माइंड गेम है। 90% तो मैं आपको बोलूँ कि ये 90% माइंड गेम है। एक बार गलत चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई तो हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए बेसिक से आपको प्रॉपर कोचिंग और ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। जी बिल्कुल, जो आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है, जो आपके दौर में शायद आपको सिखाने वाला कोई नहीं था, आपने खुद वो रास्ता चुना है। लेकिन जो अब रुझान आता है इस गेम की तरफ, जो यूथ है आकर्षित होता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कैसे किस तरह की बेसिक उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि लंबा उनका सफ़र चले? जी बिल्कुल सही है। अब स्टेट फेडरेशन जो है वो भी
काफ़ी सक्रिय हो गए हर स्टेट में, क्योंकि ये पॉपुलर स्पोर्ट्स है, इंडिया का टॉप प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, जिसने ओलंपिक पदक हमें बहुत मिला है। सबसे बड़ा योगदान जैसे मैं बोलूँगा आपको, राजवर्धन जी ने जो मेडल लिया उसमें काफ़ी चेंज हुआ। राजवर्धन जी ने पहला जो इंडिविजुअल सिल्वर मेडल 2004 एथेंस ओलंपिक में लिया डबल ट्रैप इवेंट में, वो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट हुआ। और उसके वजह से जो युवाओं की संख्या इस खेल की तरफ जो बढ़ी है, उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि डिमांड के वजह से सप्लाई भी बढ़ रही है। कहीं रेंजेस हुए हैं, बेसिक ट्रेनिंग से लेके आधुनिक ट्रेनिंग तक। जैसे नेशनल फेडरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ कोचेस प्रोग्राम भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हाई परफॉर्मेंस कोचेस अपॉइंट किए गए हैं। उसी प्रकार खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म के जोनल सेंटर्स खुल गए हैं, तो वहाँ भी प्रॉपर प्रशिक्षित कोचेस वहाँ डिप्लॉयड किए गए हैं। तो आज की तारीख में बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रॉपर जगह जाके ट्रेनिंग ले। जी। और अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स जो हैं वो एक तरह से इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं कि जो युवा प्रतिभा है उसे एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो आपकी नज़र में इन गेम्स से क्या बदलाव आया है, और क्या वाकई में ऐसी कोई प्रतिभा आपने देखी है शूटिंग रेंज में जो इन खेलों के माध्यम से उभर के आई हो? बिल्कुल मैडम, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी गेम में जो खिलाड़ी है उसमें से कई ओलंपियंस हैं। आपको सुनने में बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 277 एथलीट्स जो अभी जो खेलो इंडिया शूटिंग चल रहा है आज, 277 खिलाड़ियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, और बहुतांश यूनिवर्सिटीज से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें ओलंपियन तक हैं। तो अब यूनिवर्सिटीज़ गेम्स में भी वो प्रायोरिटी हो रही है, और बहुत जो बच्चे हैं वो शूटिंग करने के लिए बाद उनका जो फोकस है, क्योंकि ये माइंड गेम है, वो पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेशन और फोकस जो है उनका काफ़ी उनमें मदद हो रही है। और वो अब वो जान रहे हैं कि भाई उनके पढ़ाई के साथ साथ ये शूटिंग उनको काफ़ी पढ़ाई में भी उनको मदद कर रहा है। बिल्कुल, खेलो इंडिया का जिक्र किया आपने। देखिए, पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खेलों के प्रति खास रुचि ले रहे हैं, उसका एक असर पूरे देश में दिख रहा है। सर, जैसा अनिशा ने पूछा कि यूनिवर्सिटी की बात की, तो सर कई ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे कई प्लेयर होते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं। साधन होते तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो किस तरह आपसे संपर्क करें। उनके निशाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उन लोगों के निशाने पर नहीं होते जो उन्हें उठाकर जैसे जौहरी होते हीरो को परखते हैं। तो इस चीज़ को पाटने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जैसे कि नेशनल राइफल एसोसिएशन की ये प्राथमिकता रही है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा ये है कि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को हंट करना, उसको तराशना, विकसित करना, उसको आधुनिक तकनीक का सपोर्ट देना और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेना। लेकिन आज जो आपने बोला है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका विजन इतना ज़बरदस्त है। उन्होंने पहले खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, यूथ गेम्स है, अभी उनका मानना है कि यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होने चाहिए। उसके लिए कमेटी बन चुकी है और मैं उसका एक सदस्य हूँ, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ। और जब ये स्कूल गेम्स खेलो इंडिया का हो जाएगा, जो आप बात कर रहे हो ग्लास रूट लेवल पे, बच्चे जो पहली मतलब स्कूल जो उनका है वही उनको प्रॉपर शिक्षा मिलेगी शूटिंग की, और वहीं से उनका जो टैलेंट है वो तराशा जाएगा और वहाँ से ही वो उठेंगे। तो अगले 5 साल में आप देखोगे कि शूटिंग में हम सबसे टॉप होंगे। आज के बारे में आप देखोगे 20 कोटा ओलंपिक में 2024 में इंडिया के शूटिंग में 20 हमें कोटा मिला है, और वो सबसे बड़ा कंटिजेंट था इतने सालों में शूटिंग का हमारा। क्या बात है जी। ये बहुत अच्छी, बहुत सुखद अनुभूति हो रही सुनकर अनिशा। और जब स्कूल लेवल से ही बच्चों को एक दिशा मिलने लगेगी तो शायद वो और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल मैडम, जो है कि स्कूल लेवल पे उनको प्रतिभा होगी, स्कूल खेलो इंडिया से उनको शिष्यवृत्ति मतलब जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो उनकी आर्थिक जो आप बोल रहे हो कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें सॉल्व हो जाती है। फिर खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत अच्छे कोचेस, जो क्वालिफाइड कोचेस हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे ही वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगा कि जो बेसिक से ही वो गलती ना करे। वो बेसिक से ही अगर उनका फंडामेंटल्स प्रॉपर हो गया, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारे यूथ, आप देखिए आपके इस प्रशिक्षण के बाद जिस तरह का माहौल है, ये तस्वीर बहुत सुखद होती है जब इसमें हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो सर एक और सवाल है कि अभी जिस तरह से आप अलग अलग एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, तो जो आप नीति निर्माण में भी आप ध्यान देते, प्रतियोगिताओं में भी आपका पूरा एक रोल रहता है, तो प्रशिक्षण या उपकरण या टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा देना चाहिए, या फिर ट्रेनिंग पर किस तरह से आप काम करते हैं इसमें? आप बेसिकली देखिए, ये तीनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। बिना टेक्निक आप एक खेल में आप आगे नहीं कर सकते। सुविधा जो है या सपोर्ट जो है
इक्विपमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपकी टेक्निक सही भी हुई तो। और उसके लिए नीतियाँ, जो मेंटल ट्रेनिंग है या बाकी आपका जो शूटिंग प्रोग्राम है वो भी उतना ही ज़रूरी है जो आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाए। ये तीनों चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट, बिल्कुल। और जब खेलो इंडिया गेम्स में या किसी भी गेम में एक जो खिलाड़ी है वो पदक जीतता है तो उसका आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है जी। ऐसे में जो नए खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, वो भी उन्हें देख के काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे में उन खिलाड़ियों का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं? मैडम, मैं आपको जैसे बोल चुका हूँ कि सरकार की नीतियाँ हैं, जैसे कि अभी आपको मैं बोलूँगा कि आप इंटरनल प्लेयर हो जाओगे, कई स्टेट पॉलिसीज़ हो गई है जिनको डायरेक्ट डीएसपीज या क्लास 1 ऑफिसर्स की जो नौकरियाँ है वो मिल रही है। उसे जो युवा है वो बहुत प्रेरित हो रहे हैं, मतलब उनको करियर ऑप्शन दिख रहा है। आज तक खेल कूद में कभी किसी ने करियर ऑप्शन नहीं देखा था जी। आज ये नीतियाँ जो है, मतलब हर राज्य सरकार की नीतियाँ है, केंद्र सरकार नीतियाँ हैं कि आपको आपका लाइफ सेट करने के लिए, करियर करने के लिए क्रीड़ा माध्यम जो है वो फाउंडेशन माना गया है। या क्वालिफिकेशन, जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे आप पढ़ाई करके क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हो, वैसे क्रीड़ा क्षेत्र में अगर जैसे कि शूटिंग में आपने मेडल लिया तो आपकी नौकरी या इसमें आपको रिजर्वेशन रखा है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ये नीतियाँ जो है सरकार की काफ़ी पॉजिटिव है और इसकी वजह से आपको ये रिजल्ट जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। क्या बात है। तो खेलो कूदोगे तो बनोगे नवाब, जी, दूसरा हो जी, जाएगा। जी। खेल कूद के भी आप बिल्कुल सही सर। सरकारी नौकरी में जा सकते हो। जी, अनिशा, बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि खेल कूद जो है वो आपको पढ़ाई से थोड़ा सा आपकी जो दिशा है उसको अलग कर देते हैं। हालांकि अब ये जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल रहा है, खेल कर भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जी। तो बिल्कुल, तो आप अपनी तो खेल कूद की उम्र चली गई, लेकिन जो देख रहे हैं वो ज़रूर खेल कूद के, लेकिन इस तरह से खेलें कि जिससे कुछ दिशा हो, लक्ष्य हो। सर, जिस तरह से आपने बताया कि स्कूली शिक्षा में भी ये पाठ्यक्रम, आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, तो ये इस तरह से पाठ्यक्रम के लिए अगर कोई वैकल्पिक विषय अगर इसमें जोड़ दिया जाए, इस तरफ भी क्या आपकी एसोसिएशन क्या ध्यान दे रही है? और दूसरा इससे जुड़ता हुआ सवाल है कि कुछ इक्विपमेंट्स की कमी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में। तो खेलना तो उनका बहुत मन में रुझान होता है, लेकिन वो खेल नहीं पाते क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो इन दोनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बोला कि नेशनल फेडरेशन के तौर पे हम जो स्टेट फेडरेशन हमें एफिलेटेड है, हम उनको सहायता देते हैं टेक्निकली, इक्विपमेंट्स की भी। जैसे कि अब वेपन्स हमारे यहाँ टेक्निक्स तो है, राइफल और पिस्तौल या राइफल एयर पिस्तौल जो है वो हम उनको दे देते हैं। गोलियाँ जो है, एयर पैलेट्स जो है, या जैसे गोलियाँ आर्म लाइसेंस अगर उनका है तो हम आर्म लाइसेंस के ऊपर आर्म्स एमिनेशन उसको दे देते हैं। तो ये तो सुविधा ही है। फिर हमने टेक्निकल प्रोग्राम बनाया जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि कोचिस है, कोचिस प्रोग्राम है, टेक्निकल जो उनको रूल्स और जो उनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैंडल कर सके उसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जैसे आपने जो सवाल पूछा है कि स्कूली बच्चों को ये टेक्निक्स का या इक्विपमेंट्स का कमी है। हाँ। अगर जो अभी विजन चल रहा है गवर्नमेंट का और जिसके ऊपर बहुत आगे काम हुआ है, काफ़ी मीटिंग्स हो चुके हैं, जब ये स्कूल के लेवल पे खेलो इंडिया आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो आपका सवाल है उसका आंसर हो जाएगा कि आपको वहाँ जो है कि जो आपको शिष्यवृत्तियाँ उसमें मिल जाएंगी, स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, इक्विपमेंट्स मिल जाएंगी और आपकी जो बेसिक अड़चन है वो उसी लेवल पे रहेगी ही नहीं। वाह, ये आप देखोगे, अच्छी बात है। और इस तरफ तैयारी हो चुकी है। जी जी जी। जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जब उसकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन किन मुद्दों पर होता है कि कहाँ बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तकनीक में, खिलाड़ियों के चयन में, या उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में? तो ये आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि तकनीक सबसे ज़रूरी है, उसके लिए हम कोचिस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो बच्चा शूटिंग खेल में आ जाए तो उसे बेसिक तकनीक सही रहे, ताकि उसका आत्मविश्वास बनाए रहे, उसके रिजल्ट स्कोर जो है उसके हिसाब से आते रहेंगे। ये हमारी बेसिक पॉलिसी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि शूटिंग ये इंडिपेंडेंट गेम है, इंडिविजुअल गेम है। आपको सुन के हैरानी होगी, हमारे नेशनल फेडरेशन के पास 1,25,000 से ज़्यादा एक्टिव शूटर रजिस्टर्ड है, जिनके शूटर आई कार्ड है, जो खेल रहे हैं। 1,25,000 से ज़्यादा, और ये संख्या बढ़ रही है। और मतलब हमारे यहाँ जो है कि आप कम से कम स्टेट कंपटीशन में आप जो हिस्सा लेते हैं उसके बाद ही आपका शूटर आई कार्ड बनता है। मतलब आप बोल सकते हो कि 1.25 लाख शूटर जो रजिस्टर है वो स्टेट लेवल खिलाड़ी हमारे पास है, और ये संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो अभी हमें ज़रूरत है पारदर्शिता लाने की, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि संख्या जब बढ़ेगी
अपॉर्चुनिटी तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि क्रीड़ा के इवेंट जो है उतने ही है, जितने टीम में जाने लोग उतने ही रहेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा ये है कि हम ट्रांसपेरेंट इसमें मामले में हैं। हमारे सब स्कोर्स ऑनलाइन हैं, हमारी रैंकिंग सिस्टम जो बनी है, हम पॉलिसी मतलब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि स्कोर्स पॉलिसी, जिससे किसी के ऊपर अन्याय ना हो, ऑनलाइन पे हमारा अपडेटेड होता है। तो इसमें कोई भी बदल चेंजेस या रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, गलती ज़ीरो एरर बेसिस पे हम चलते हैं। क्या बात है जी। तो बिल्कुल निशानेबाजी में अभी डिजिटल जो प्रयुक्त हो गया, तो सब कुछ एकदम परफेक्शन के साथ आ गया। जी सर। तो बिल्कुल सर, आप ISSF के कोच भी हैं, जूरी भी रह चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ये सारा कुछ दारोमदार संभाला है। तो उस जगह पर बैठकर अब जब भारत को देखते हैं, अपन भारत के खिलाड़ियों को देखते हैं, तो क्या कुछ मन में कुछ और सुधार या कुछ ऐसी चीज़ें आती जो आपको अभी भी करनी है आगे, ताकि हमारे निशानेबाज भी उस स्तर तक जाएं? सर, आप जान के हैरानी होगी आपको कि भारत के पास अब इतना, हम इस प्लेटफॉर्म में, शूटिंग के प्लेटफॉर्म में इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स और खिलाड़ियों में इतने हम ऊपर आ चुके हैं। हमने 22 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत में हमने होस्ट की है, जैसे एशियन गेम्स 82 से लेके, जिसमें आप खुद निशाना लगा रहे हैं शायद बीच में टोक दिया आपका, वो तस्वीर भी हम साथ में दिखा रहे हैं जब आप निशाना लगा रहे हैं। खेलना जरूरी है। हाँ। आप किसी भी उम्र खेल से जब आप जुड़े रहोगे, हाँ, तभी आपको, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आत्मा, मेरे सांसों में ये शूटिंग बस रही है। तो शूटिंग तो मैं करता रहूँगा, जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, जैसे भी व्यस्त समय से मौका मिले, हम प्रैक्टिस तो करते रहते हैं। और मैं जैसे बोल रहा था आपको कि 22 से ज़्यादा हमने इंटरनेशनल होस्ट किए, जिसने हमने कम से कम 8-9 वर्ल्ड कप्स इंडिया में होस्ट किए, दिल्ली में होस्ट किए, भोपाल में होस्ट किए। अभी पिछले महीने हमने जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट किया है, राइफल, पिस्तौल और शॉटगन तीनों इवेंट में। तो इंडिया अब होस्ट कर रहा है, और उसमें पदक तालिका में आप देखोगे, आपने देखा होगा कि सबसे टॉप मेडल्स टैली में इंडिया 1 नंबर पे आ रहा है। क्या बहुत तो ये बदलाव आप देख सकते हो कि 22 आप जब वर्ल्ड कप लेवल के कॉम्पिटिशन्स आप हैंडल कर रहे हो या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और उसमें अपना पूरा कॉन्टिजेंट जाके आपको रिजल्ट दे रहा है होम ग्राउंड्स पे, तो उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा? जी। तो NRAI के ऑनररी सेक्रेटरी के पद पर आप हैं, और इसके साथ ही आप जूरी मेंबर्स भी रहे हैं। तो ऐसे में जब आप कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल जब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस समय क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? क्या कुछ मुश्किलें आती हैं आपके उस मार्ग पे? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है मैडम, कि प्रॉपर रेंज की, जो इंडिया में अभी सरकार की नीतियों से या सपोर्ट से हो रही है। जैसे कि दिल्ली में टॉप रेंज बनी हुई है, भोपाल में बनी हुई है, अभी और जगह बन रही, पूना में रेंज ऑलरेडी बनी हुई थी, तो अभी उसका भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो बेसिक जो चीज़ है, ये जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी हमारे यहाँ हो रहा है। और सबसे ज़रूरत शूटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि हम जब आधुनिक की बात कर रहे हैं, तो जो यूनिट्स लगते हैं, जो टारगेट्स लगते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उसमें कैलिब्रेटेड होते हैं, उसमें गलती होने का 0% चांसेस होता है। तो आप वर्ल्ड लेवल की आप कंपटीशन करते हो, तो उस लेवल की इक्विपमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, जो ISSF अप्रूव करती है। आप कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा सकते, जो उनके अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, वही इक्विपमेंट लगानी चाहिए, और वो इक्विपमेंट अपने पास है। अभी दिल्ली के रेंज भी मॉडिफाई हो चुके हैं, पूरा उसका मतलब चेहरा बदल चुका है। तो ये सरकार जो है, मैं जैसे आपको बोला कि सरकार की पॉलिसी अगर पॉजिटिव है, तो आपको निश्चित रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, जो कि हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। लेकिन एक इनसे जुड़ता हुआ सवाल है कि अगर भारत को शूटिंग के लिए एक समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए आपको, है ना, तो उसकी संरचना कैसी हो आपके अगर नज़र में, आपके सपनों में कुछ आपको ये दायित्व दिया जाए, तो किस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें शूटिंग को समर्पित हो सब कुछ? इसमें क्या होगा, बेसिक जो है सबसे आधुनिक रेंज, क्वालिफाइड कोचेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो मेंटली बच्चों को स्ट्रांग करे। कि हमारे बच्चे स्ट्रांग तो होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल के पे जाने के बाद वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर उनके ऊपर जो, जैसे कि हमारे यहाँ मीडिया उनको एक्सपोजर देती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है रिजल्ट देने का। उसको ओवरकम करना जरूरी है। तो उसमें मेंटल ट्रेनिंग जो है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो एक्सेलेंस ट्रेनिंग में ये 3 पार्ट होने चाहिए कि आधुनिक मशीन्स और सपोर्ट तो मिल रहा है, जैसे स्कैट्स मशीन है, बाकी हम इलेक्ट्रॉनिक सब मशीन्स हैं, जिससे हम उनकी टेस्ट, मतलब उनके ट्रायल्स ट्रेनिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा है जो दिमाग के तौर जो है उनको कंट्रोल करना, प्रेशर कंट्रोल करना, या जो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई हम ये रिजल्ट नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा। तो इसके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, और उस दिशा में भी अभी हो रहा है कि हमारी टीम के साथ
अभी सरकार की तरफ से हमारे यहाँ जो भी टीम जाती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब बाकी सब सुविधा होती है। और वो अगर जब जैसे बढ़ेगी, जैसे वो जोनल लेवल पे हो जाएंगी, तब आपको नीचे से ही जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड एथलीट्स ऊपर आ जाएंगे। जी, अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर वो चल रहे हैं जी। ऐसे में जो बहुत यंग बच्चे होते हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो अभी आपने एक साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया जी। ऐसे में क्या बच्चे अपने स्तर पर भी उस मेंटल बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत होता है अच्छा परफॉर्म करने का, तो ऐसे में उस प्रेशर को कैसे डील करें? आप हिंदुस्तान में योगा जो गिफ्ट हमें मिला है जी, माइंड कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया मानती है। योगा एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप योगा करोगे तो आप अपने माइंड के ऊपर, बॉडी के साथ माइंड के ऊपर कंट्रोल करोगे जी, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की। तो बच्चों ने इंडिविजुअल लेवल पे योगा करना जरूरी है जी। 10 मिनट करें, माइंड को फोकस्ड करें, प्रेशर कम करें। तो ये जब भी वो आधुनिक ट्रेनिंग तक ना पहुँचे तो अपने स्तर पर, अपने घर पे ये चीज़ें वो कर सकता है। जी, योगा हमसे होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जी, तो बिल्कुल योगा तो हमें करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, सारा कुछ सिस्टम हमें सेट करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से आप नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय राइफल संघ से जुड़े हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पे जो कमेटियां होती हैं, स्टेट लेवल पे जो अलग अलग संगठन होते हैं, उनका एक तालमेल होना, कई बार जो गाँव के बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो स्टेट लेवल तक तो कनेक्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं पहुंचा पाते। तो कहीं ना कहीं इस तालमेल, सामंजस्य की कहीं ऐसा कमी आपको नज़र में आती है, या कुछ और इसके लिए सुझाव? जो आप बोल रहे हैं वो पहले होता था, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने नेशनल फेडरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अडॉप्ट कर ली है। अच्छा जी। हमारे जो प्रेसिडेंट है कालिकेश नारायण सिंह, उसके पहले जो प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह, उन्होंने आधुनिकता का समय की मतलब धारा को पहचान के आधुनिकता ली थी। जो आप बोल रहे हो, अब कोई भी बच्चा अपने गांव में बैठ के जो अपना फॉर्म भर सकता है जी, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद वो अपना फॉर्म भर के वो सीधा स्टेट में आ सकता है, स्टेट से फॉर्म भर के वो नेशनल में आ सकता है। अब वो अड़चने हैं मतलब 90% दूर हो चुकी है। इस नेशनल से भी हम एक और नया स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निक, जो कि जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस नेशनल्स में हमारे यहाँ 10,000 एथलीट्स रजिस्टर हो चुके हैं। अभी हमारे जो नेशनल चैंपियनशिप होने वाले शूटिंग के, जो अभी चालू होने वाले 11 तारीख से, और 1 तारीख से शॉटगन के शुरू हो गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे मैडम कि वो 1 महीने 4 दिन का प्रोग्राम है सिर्फ शूटिंग का, और हमने अलग कर दिया, राइफल का अलग, पिस्तौल का अलग और शॉटगन का अलग। तो इतने लोग आ रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत इसलिए नहीं आ रही कि ऑनलाइन अपने घर में बैठ के वो अपना एप्लीकेशन कर रहा है। 48 आवर्स में स्टेट ने अगर कुछ दिक्कत है तो स्टेट ने उसको ऑब्जेक्ट करना है, नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव, बाय डिफॉल्ट अप्रूव हो जाएगा। उसका कंप्यूटर कार्ड ऑनलाइन उसको प्रिंट मिलेगा। वो उसको अभी हम कर रहे हैं कि वो अपनी डिटेल्स, मतलब जिस दिन उसकी प्रतियोगिता होगी वो दिन भी वो खुद बच्चा चूज कर सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। मतलब जो कंपटीशन प्रोग्राम है उसके अंदर, जैसे कि अगर बच्चे की एग्जाम है या कोई प्रॉब्लम है कि भाई इस तारीख को नहीं आ सकता, तो किस तारीख को आ सकता है विद इन द प्रोग्राम, वो अपने मतलब अपना कन्वीनियंस देख के वो डेट अपने आप से ही वो डिटेल ले सकता है, उसी समय आके अपना प्रतियोगिता गेम खेल के वापस जा सकता है। ये अड़चने दूर करने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी है, उसने काफ़ी बदलाव किए हैं सर। जी, यानी कि बढ़ती तकनीक के साथ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया जी। है। जी बिल्कुल अनिशा जी, और जिस तरह से सर से हम धारा प्रवाह सवाल किए जा रहे हैं और वो बराबर उत्तर दिए जा रहे हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब बीच में ऐसा नहीं लगता कि कुछ थोड़ा सा हल्का सा विराम में गाना सुन लिया जाए, एक सॉन्ग सुन लिया जाए, ताकि इसको और अच्छे से हम आगे बढ़ाएं? क्यों, क्या कहते हैं आप? जरूर। तो बस अब देखते सर, एक सॉन्ग देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। साजन गया परदेश में, आना भया पहाड़, नवकोटी नगरी बसोरे, पण भारे गाँव जा मारा साजनिया रे, मारा लश्करिया रे, मारा साजन
तो अलबेलो राजस्थान का ये ख़ास एपिसोड है। मंच अलबेलो राजस्थान का है, लेकिन बात भारत की हो रही है। भारत राइफल जो शूटिंग खेल है, अनिशा, उनकी बात हम कर रहे हैं और बहुत सारे विस्तृत चर्चा की है। और आप गोवा के मूल निवासी है, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस खेल को आगे पहुंचाया है। मनोरंजन ज़रूरी है सर, मनोरंजन के बिना थोड़ा खेल में एकाग्रता नहीं आती। लेकिन एक सवाल और उठ के आता है कि जो डोपिंग है, अनुशासन है, क्या इससे राइफल शूटिंग खेल अछूता है या इसमें भी कुछ होता है? इसकी तरफ भी कुछ आप ठोस कदम उठा रहे हैं? सर, डोपिंग का जो बात आप कर रहे हो कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि 90% ही कॉन्सेंट्रेशन वाला गेम है, तो यहाँ डोपिंग का स्कोप काफ़ी कम है जी। लेकिन डोपिंग जो एजेंसी है वो समय समय पर जो जैसे प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता होती है, उनके बाद में डोपिंग का उनका टेस्ट किया जाता है और उनके लिए हम ट्रेनिंग सेशन लेते हैं बच्चों को कि कौन सी दवाई ले ना ले। मतलब कभी कभी अनजाने में भी कोई सर्दी की दवाई या जो भी बुखार की दवाई ले लेते हैं तो उसे भी हो सकता है डोपिंग में। इसलिए हम उनके सेशंस भी कर रहे हैं, प्रॉपर जो डॉक्टर उनके टीम के साथ है वो उनका ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये हम जैसे हमने कोचेस प्रोग्राम में हमने उसका पार्ट भी बनाया हुआ कि ये ग्रास रूट लेवल तक बच्चों को पता चले कि डोपिंग में कौन से सब्सटेंस प्रोहिबिटेड है, कौन से सब्सटेंस प्रोहिबिटेड नहीं है। राइट जी। तो जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए जो इस खेल से जुड़े हुए हैं? क्योंकि बहुत अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है, बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, तो उसे बनाए रखने के लिए और एक सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए खिलाड़ियों की? जैसे मैंने आपको बोला कि योगा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद खेल में कोई भी खेल हो, शूटिंग हो, कोई भी खेल हो, उसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस उसमें होनी चाहिए। कि जैसे कि हम बोलते हैं कि बेसिक हम बच्चों को यही बोलते हैं कि जब आप वेपन उठा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई अलग इक्विपमेंट है, इट शुड बी पार्ट ऑफ ए बॉडी। तो मतलब आप इसमें इतना लीन हो जाओ कि आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये कोई आप कोई इक्विपमेंट लेके आप मतलब खड़े हो। आपको लगना चाहिए कि आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो, जो राइफल है या जो पिस्टल है, जो गन है, वो आपका एक बॉडी का हिस्सा ही है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चों ने अपने जो जीवन शैली है योगा से शुरू करके सातत्यपूर्ण ट्रेनिंग, ये जो है उनको बहुत अच्छी रिजल्ट्स उसमें देगी। अच्छा जी। तो बिल्कुल आपने ये बात बताई। तो एक आप जो एक प्रशासक की भूमिका भी निभाते हैं, मेन एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास रहता है। आपने एक लंबा सफ़र तय किया, 2 दशक से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा समय से आप निशानेबाजी आपने शुरू की, उसके बाद आप प्रतियोगिताओं से जुड़े। तो आपकी क्या मेन खास नीतियाँ क्या रहती है अपनी टीम के लिए, प्रतियोगिताओं के लिए? आप किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो टेक्निक्स है, हम टेक्निक्स और मेंटल प्रेशर, आज की तारीख में टेक्निक्स बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, सबको टेक्निक्स पता हो रही है। मतलब जो इस लेवल पे आ जाते हैं, नेशनल लेवल पे ले जो प्लेयर आ जाते हैं, जो इंटरनेशनली जाने वाले हैं उनको, लेकिन उसमें माइन्यूट जैसे कि दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, आधुनिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से जो भी नया आ रहा है वो हमारे बच्चों को मिले, उनको उसका नॉलेज मिले, वो इक्विपमेंट्स उनके पास हो, वो फैसिलिटी उनको मिले, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, मेंटल ट्रेनिंग हो। इस दिशा में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं नेशनल फेडरेशन के माध्यम से, और सरकार का सहयोग भी उसमें है। बिना सरकार का सहयोग के हो नहीं सकता। कि आज की तारीख में दोनों जो है कि नेशनल फेडरेशन और सरकार दोनों ये करना चाहते हैं कि हमारे भारत के जो खिलाड़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टॉप बने रहे, भारत देश खेल में दुनिया में नंबर 1 बने। जैसे कि हमारी लोक संख्या जितनी है 150 करोड़, उसके हिसाब से हमारे पास जो कम है वो अभी ये पिक्चर चेंज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो अगले 5 साल में जो नीतियाँ हो रही है, जब ये स्कूल गेम्स वगैरह शुरू होंगे तो अगले 5 साल में आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखेंगे सर। जी। तो यानी कि जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक लोगों को इम्पैक्ट करेंगी। अभी ओलंपिक्स जो आने वाले हैं 2028 में, उनके लिए शूटिंग के क्षेत्र में, खास तौर से शूटिंग के खेल में क्या तैयारियां चल रही हैं? किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है? जैसे कि शूटिंग मैंने आपको बोला कि जो 2024 ओलंपिक हुआ, सबसे ज़्यादा कोटा प्लेसेस, क्योंकि शूटिंग में आपको कोटा विन करना होता है, बाय नॉमिनेशन ये होता नहीं है। जो वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जो प्रतियोगिता जिसमें कोटा प्लेसेस होते हैं, या रीजनल जैसे एशियन चैंपियनशिप होती है, उसको बच्चों को कोटा विन करना होता है। उसके बाद वो जाते हैं कि पिछले बार सबसे ज़्यादा 20 कोटा हमें मिला और उसमें 3 पदक हमने प्राप्त किए। उसी लाइन के ऊपर से अभी हम उसमें फाइनल में भी हमारे 2 बच्चे आए थे, फाइनल में आने के बाद वो पदक से वंचित हो गए। आज तक हमारे यहाँ 74-75 बच्चों ने ओलंपिक में भाग लिया है, उसमें कम से कम 19-20 लोग फाइनल तक आ गए, क्वालिफिकेशन से लेकर फाइनल तक, और उसमें हमने 8 मेडल जीते हुए।
तो हमारे यहाँ जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉपर कैंपिंग, जो उनको कैंप्स दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे कि बाहर एक्सपोजर दे, गवर्नमेंट के सपोर्ट से जितने भी बाहर इंटरनल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपोजर देना है, जूनियर चैम्पियनशिप यूथ बच्चों को वहाँ भेजना है, ताकि वही हमारे नेक्स्ट जो है ओलंपिक के दावेदार हैं। तो उस हिसाब से यूथ और जो जूनियर्स हैं उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। जी बिल्कुल, आप 2 दशक से ज़्यादा इस सफ़र के साक्षी रहे हैं। सफ़र यानी राइफल के साथ आपका जुड़ाव, राइफल शूटिंग वाला जो गेम, उससे आपका जुड़ाव। तो एक सवाल आपसे पूछा जाए कि विश्व स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, इस सफ़र में भारत का नाम अब क्या लंबा सफ़र है या कुछ कदम की दूरी है, या विश्व स्तर तक हम पहुँचने वाले, ये इसका क्या सीन है? सर 3 चीज़ें हैं। जैसे कि टेक्निकल बात कर रहे हो, तो अभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो कहीं अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में ऑफिशिएटिंग करने जा रहे हैं। मतलब जो वर्ल्ड फेडरेशन है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत के ऑफिशियल्स में वो क्षमता है, और सभी ऑफिशियल जो है एक्स प्लेयर ही होते हैं जी। हमारे पास करीबन 200 लोग जिनके पास ISSF का लाइसेंस है, क्योंकि बिना लाइसेंस का आप ऑपरेशन कर नहीं सकते, जिसमें क्लासेस होते हैं, B क्लास, A क्लास लाइसेंस वाले हमारे 200 टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं। हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस लाइसेंस जो होते हैं, जो प्रोग्राम होता है अंतर्राष्ट्रीय दर्जे स्तर पे जो ISSF प्रोग्राम करती है उसमें CBA लाइसेंस होता है, तो हमारे पास वो लाइसेंस कोचेस हैं। और बच्चों की बात आप कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आ रहा है, जो मेडल टैली आप देख रहे हैं, तो उसमें मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि अगले ओलंपिक में आपको पदक की पूरी उम्मीद आप कर सकते हो। जो मैक्सिमम जितने बच्चे जाएंगे मैक्सिमम पदक आ जाएंगे। क्या जी। बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियां हैं खेलों से जुड़ी हुई, वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। जी। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं ख़ास तौर से, उन्हें उन बदलती हुई नीतियों से अवगत कराने के लिए क्या कुछ कदम आप लोग उठाते हैं, और किस तरह से उन्हें हर पॉलिसी के चेंजेस के साथ में आप अपडेटेड रखते हैं? मैंने जैसे बोला आपको कि हम पॉलिसी जो है समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, शूटर्स के लिए भी हम सेशंस करते हैं। जो शूटर, जैसे हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम होती है, जैसे आप स्टेट, प्री नेशनल, नेशनल के बाद हम ट्रायल्स लेते हैं जी। और ट्रायल्स में भी हमारे पास 2 ट्रायल्स होती है, A ट्रायल और B ट्रायल। जो टॉप 50 रैंकिंग्स के होते हैं उनमें हमको A ट्रायल्स में हम देते हैं, बाकी B ट्रायल्स खेलते हैं। B ट्रायल में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो A ट्रायल्स में आ जाता है, A ट्रायल्स से स्क्वाड में, स्क्वाड से टीम में। तो इस दौरान में जितनी भी प्रतियोगिता होती है उसमें उनको जो नए तकनीक है वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा या इंटरेक्शन होने, एक दूसरे खिलाड़ियों की इंटरेक्शन से वो उनको मिल जाती है। और हम भी प्रोग्राम टाइम टू टाइम प्रोग्राम चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं हमारे वेबसाइट पे। जितना भी चेंजेस है तुरंत उसको अपडेट हम कर देते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप नीति निर्माण में प्रशासक के हर रूप में आप रहे हैं, तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, इतना लंबा सफ़र आपका रहा है आपके करियर में, किसी भी स्टेट से या हिंदुस्तान के कोई कोने से एक ऐसे कोई खिलाड़ी जो आपकी नज़र में आया हो, जिसने अपना सफ़र गुमनामी से शुरू किया और लेकिन बाद में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा हो, ऐसा कोई उदाहरण आपके जहन में आ रहा है? बहुत है सर। अगर शूटिंग की बात करें तो जितने भी शूटर हैं, जो जितने भी एथलीट्स हैं, वो सब मतलब गुमनामी के दौर से ही आए हुए, क्योंकि कहीं मतलब गिने चुने ही आपको मिलेंगे जो हायर क्लास से हैं जी। बाकी जो लोग हैं वो गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से आके जिन्होंने अब पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे जो मेडल्स विनिंग की हुई है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन सर्विसेज जो है, जैसे आर्मी, नेवी, उनके काफ़ी योगदान है। काफ़ी शूटर्स उनमें से आ रहे हैं क्योंकि वहाँ उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ से भी आ रहे हैं। जिनको वो सपोर्ट नहीं है, ये बाहर से आ रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई उदाहरण जो याद आया आपको? जो आज जीतू राय जी है, कई लोग जो है कि आर्मी से तौर से आ रहे हैं। फिर सौरभ चौधरी जी है जो पिस्टल में नंबर 1 रह चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं, जो भी ऐसे ही गुमनामी से आए, वर्ल्ड नंबर 1 हुए। तो ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ सर। जी, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गुमनामी से अपना एक नाम बनाने तक का सफ़र तय करा है, और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी और भी हैं जो उन्हें देखकर इंस्पायर होते होंगे जी। तो ऐसे युवा खिलाड़ियों को जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक सलाह हो सकती है कि वो शुरू से किस एक राह पर चलें ताकि आगे जाकर वो एक सक्सेसफुल प्लेयर बन सकें? एक चीज़ है कि अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो अपने आप को अपडेट रखे, कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो शूटिंग रेंजेस हैं, हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि शूटिंग रेंजेस को हम सर्टिफाई कर रहे हैं। तो जो सर्टिफाइड रेंजेस हैं हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, जिनके पास प्रॉपर ISSF नॉर्म्स के अनुसार जिनके रेंजेस है, जिनके यहाँ टेक्निकल सपोर्ट है, जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर उनकी लिस्ट है,
जो कोचिस है उनकी भी हम लिस्ट दे रहे हैं। तो बच्चों ने प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, प्रॉपर जगह जाके ट्रेनिंग लेना कि हर जगह के जो जितने भी रेंजेस हैं हम उनको अपडेट कर रहे हैं। तो युवाओं ने उनसे ट्रेनिंग लेना, फंडामेंटल जानना और अपने प्रैक्टिस में सातत्य रख। ये क्या होता है खेल में कि कभी यश और अपयश साथ में चलता है। अपयश से आप पीछे नहीं हटना है, आपको ट्राई करके खेल का आनंद लेके आगे जाना है, तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये यश और अपयश एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी, कभी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और कई बार जो है हार का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो हार का सामना करने के लिए किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि खेल का जब आनंद लेंगे, जब वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करेंगे, फोकस्ड करेंगे, जैसे कि योगा करेंगे या सेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपने आप उनमें मतलब वो भावना हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप एक खेल समझ के खेल भावना से नहीं खेलते, तब तक आप हार जीत के मत चक्कर में फंस रहे हो। जब आप आनंद लेते हो तो आप रिजल्ट का चिंता नहीं करते हो, आप खेल और आनंद के लिए खेलते हो, रिजल्ट अपने आप आ जाते हैं। तो ये भावना जब बच्चे लेके चलेंगे, ये अपने माइंडसेट करेंगे, उस तरह से माइंडसेट करेंगे, तब इनको कभी भी अपयश नहीं आएगा। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, लेकिन ये तो ऐसा खेल है इसमें वाकई में जीतना पड़ता है। एक सवाल सर और एक दिमाग में आ रहा है, हालांकि खेलों में जो जेंडर नहीं देखा जाता, उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी एक सवाल अगर पूछा जाए तो जो खास तौर पर बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो इस खेल से कैसे जुड़ रही हैं? उनके लिए क्या कोई विशेष केंद्र की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई योजनाएं हैं या आपकी तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला, इंडिविजुअल गेम है। अगर आप देखोगे कि 1.25 लाख शूटर्स मेरे पास है, उसमें आधे से ज्यादा महिला है। मतलब इक्वलिटी की जो बात कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कई पॉइंट्स पे ऐसा हो रहा है कि महिलाएं आगे जा रही है, मतलब मेल अपने काउंटर पार्ट से। अगर आप देख लो या आप इतिहास देखो शूटिंग का पीछे, तो जितने भी इंटरनेशनल आपको महिला ही मिलेंगी। क्या बात, जिन्होंने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स किए हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं, जो चैंपियन ऑफ चैंपियन बने, कई नाम हम ले सकते हैं। जैसे तेजस्विनी सावंत है, सुमा सिरोड़े, अंजलि वेद पाठक जी है, मतलब पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तो फीमेल डोमिनेटिंग रहा है, शूटिंग जो है फीमेल डोमिनेटिंग रहा है। वाह वाह, ये अच्छा सुखद पहलू। और आपको तो बहुत मुस्कान दिख रही है निशा जी की। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और अभी इसके लिए हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है, जो मिक्स टीम इवेंट जो हमारे पास नहीं था, तो मिक्स टीम इवेंट हमने अडॉप्ट कर लिया इंटरनेशनल स्तर पे, जो जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से हुआ है। जी सर, और तस्वीर में देखें आप, महिलाएं बच्चियां दिख रही है, कंधों पे आपने कंधा मिला, कंधे पे राइफल है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ए राइफल रिजल्ट भी दे रही है, निशाना साध रही है, टॉप 10x मार रही है। बिल्कुल, और यही हमारे देश का गर्व है, एक देश की शान है। इसीलिए खेलो इंडिया का जो आयोजन होता है, इसीलिए होता है कि सुखद तस्वीरें हम देखें। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। शूटिंग तो वैसे पिछले कुछ समय में काफ़ी एक लोकप्रिय खेल बन चुका है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि शूटिंग एक बहुत बड़े लोकप्रिय खेल के रूप में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगा? शूटिंग नंबर 1 पे है जी। आज की तारीख में अगर आप बात करोगे, 1.25 लाख शूटर्स जो मैं रजिस्टर्ड शूटर है जो खेल रहे हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पदक तालिका आप देखोगे, उसमें इंडिया आगे जा रहा है, जिसमें मोटिवेशन सबको मिल रहा है। और इंडिविजुअल गेम होने से आप खुद जीत सकते हो, खुद हार सकते हो, कोई आपको जिताएगा नहीं, कोई हारेगा नहीं। तो इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट जो शूटर आ रहा है वो आगे आ रहा है, क्योंकि उसको खुद की प्रतिभा सिद्ध करनी है। ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। तो अब जबकि 1.25 लाख शूटर जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं कि नेशनल की संख्या जो हमारे यहाँ है 10-10 हज़ार एंट्रीज एक इवेंट में आ रही है मैडम। अभी जो नेशनल्स होने वाला है उसमें 10,000 एंट्रीज आई है, मतलब 10,000 हेड्स, और एक बच्चा 2 या 3 इवेंट भी खेल सकता है जी। जैसे राइफल है 10 मीटर का, वो 50 मीटर प्रोन खेल रहा है, 3 पोजीशन खेल रहा है, तो उसी हिसाब से वो जूनियर सीनियर अगर सब जूनियर का है वो स्कोर कर रहा है तो ऊपर की कैटेगरी में खेल सकता है जी। तो वैसे आप देखोगे तो 50 या 60 हज़ार एंट्रीज आ गई है। ये एक नेशनल की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि शूटिंग किस स्तर पे अब पहुंच रहा है। तो एक संक्षेप में एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या प्लान है आपका? मतलब यहाँ तक तो आप आ गए, 2 दशक का सफर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आपको करनी है? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, हो जाएगी, क्योंकि जिस स्तर से शूटर बढ़ रहे हैं उनको अपने यहाँ, जैसे कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे शूटिंग था नहीं गोवा में या महाराष्ट्र में, जो मैं जिस जिले में रहता था उसमें था नहीं, जब मैं कोल्हापुर पहुँचा मुझे मिला। अब ये जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए, जो पॉलिसीज़ बन रही है, हर ज़िले में कम से कम शूटिंग क्लब अगर हो जाए या शूटिंग रेंज हो जाए, उसी दिशा में नेशनल फेडरेशंस हम प्राइवेट रेंजेस को भी अप्रूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट रेंजेस बन ही रही है, गवर्नमेंट का तो यही मतलब पूरा सपोर्ट है ही है,
लेकिन हमारे तरफ से जितने भी शूटर, एक शूटर से या जो शूटिंग फेटर्निटी से जुड़े हुए हैं या जो शूटिंग प्रमोट करना चाहते हैं, उसे हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब ना कि नेशनल फेडरेशन, उनके स्टेट फेडरेशन भी उनको सपोर्ट दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंजेस बने, जो बेसिक ज़रूरत है फैसिलिटी की वो बने, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कोचिस उस रेंजेस को चलाए या रेंजेस में वो कार्यरत रहे, जिससे बच्चा उस प्रॉपर ट्रेनिंग लेके अपने इलाके में उसको सुविधा मिले। इस तरह से वो कैसे बढ़ाई जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल। चलते चलते युवा खिलाड़ी जो हैं उनके लिए आपका क्या एक संदेश होगा, उनके मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि खेल जरूरी है, शूटिंग हर एक ने ट्राई करना चाहिए। हर बंदे को गॉड ने एक गिफ्ट दिया हुआ है, इनबाउंड गिफ्ट है टू प्रूव हिमसेल्फ। हर बंदे ने शूटिंग ट्राई करना चाहिए। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे कंसंट्रेशन, फोकस उसका बढ़ जाता है। हर एक, अगर आप समझ लो, जैसे आप बात कर रहे हो कि आप सोच नहीं सकते कि सचिन तेंदुलकर बैडमिंटन या टेनिस बैट लेके खेल रहा है, जब उन्होंने क्रिकेट के अब वो भगवान बन चुके हैं। उसी प्रकार से हर एक को अपना हुनर ट्राई करना चाहिए। शूटिंग में उसको एक ट्राई देनी ही चाहिए बच्चों को, और कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। तो आज निशाने पे सारे सवाल, हाँ क्या आप बोलिए पहले। बहुत सारी बातें हमने की और बिल्कुल निशानेबाजी के बारे में, शूटिंग के बारे में बहुत सारी जो रोचक जानकारी है वो आज हमारे दर्शकों को भी मिली। बिल्कुल, और आपके सवाल ऐसे लग रहे जैसे निशाने पे आप मार रहे हो, क्योंकि निशानेबाजी का था, राइफल की तरह बात हुई। लेकिन सर, आपने जिस तरह से पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की, मंच अलबेलो राजस्थान का था, आज आप खास मेहमान रहे हैं, और जिस तरह से इस गेम के प्रति लोगों में एक ये जो एक भ्रांति थी कि सरकारी नौकरियां या बड़ी कोई नौकरी नहीं मिलती है, टाइम खराब होता है या इक्विपमेंट्स की कमी है, सारी भ्रांति आपने दूर की है और आप यहाँ पधारे, अलबेलो राजस्थान के मंच पर टीटी राजस्थान पधारे। आपका बहुत बहुत आभार। जी अनिशा, चलते चलते हमारे दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात्रि 8 बजे होगा, तो अगर आप अभी किन्हीं कारणों से नहीं देख पाए हैं तो पुनः प्रसारण आप ज़रूर देखें। और अब मुझे यानी अनीशा सिंह को और मैं यानी विक्रम सिंह राजपूत हमें दीजिए इजाज़त, और साथ में हमारे खास मेहमान आप भी यहाँ पधारे। एक बार पुनः आपका आभार। राम राम। धन्यवाद। सूती ने सपनो आविया मलक सायो माने जीवे रो चंदा। ओ रात सूती ना